नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 9th कक्षा के प्रथम चैप्टर का भाग 3 है। यदि आप लोग पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा या कंप्लीट देखने का कोशिश करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। और यदि आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। आइए अब हम शुरू करते हैं। ताप या तापमान हमारा है देखने के लिए, यानी कहा जाता है ताप जो हमारा राशि है वह व्युत्पन्न राशि है, जिसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम के से सूचित करते हैं। यानी मुख्य रूप से ताप का जो हमारा एसआई मात्रक होगा वह केल्विन ही होता है, जिसे हम के से सूचित करते हैं। और यदि देखा जाए तो ताप को मापने का जो पैमाना बनाया गया है वह मुख्यतः 4 प्रकार का है। आइए अब हम उन चारों में संबंध देखते हैं। आइए यहाँ पर हमारा जो लिखा गया है कि ताप या तापमान का मुख्य रूप से एसआई मात्रक तो केल्विन होगा, लेकिन यहाँ पे 4 प्रकार से इसके पैमाने को मापा जाता है। जो पहला है सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट, जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा जाता है। तीसरा है केल्विन। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम ताप या तापमान के एसआई मात्रक को लिखते हैं तो जब केल्विन का लिखा जाता है तो उसमें डिग्री का चिन्ह नहीं दिया जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। चौथा है हमारा र्यूमर, जिसे डिग्री र्यूमर लिखा जाता है। यदि अब हम इन चारों में संबंध देखें, यानी कि आप लिख सकते हैं ताप या तापमान के चारों पैमानों में संबंध। ये दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं ताप या तापमान के चारों पैमानों में संबंध। यानी कि कहा जाता है कि जल का हमारा हिमांक यदि हम देख लें तो सेल्सियस में हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273 केल्विन तथा र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर होता है। और यदि हम जल का क्वथनांक देख लें तो यह हमारा सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 केल्विन और र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर होता है। अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो इन सब का यदि हम अंतर देख लें, यदि घटाकर बड़ा से छोटा को, तो यहाँ पे हमारा अंतर 100 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम घटा लें तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। और इसका केल्विन का अंतर 100 हो जाएगा और र्यूमर का अंतर 80 हो जाएगा। अब जब हम सूत्र बनाते हैं, यानी कि जब आप कह सकते हैं कि जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो यहाँ से हमारा आता है, यदि आइए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेल्सियस माइनस 0/100। जब इसको हम लिखते हैं तो पहले यदि सेल्सियस का संबंध देखना है चारों के साथ, यदि स्टार्टिंग सेल्सियस से है तो सेल्सियस माइनस जो हिमांक का मान होगा उसे लिख दिया जाता है, और इन दो बटा में अंतर इन दोनों के बीच का लिख दिया जाता है। उसके बाद चिन्ह बराबर का देंगे। और फिर फ़ारेनहाइट में जब देखेंगे तो F माइनस 32 बटा अंतर 180 है तो 180 लिख देंगे। उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह देकर केल्विन का जब लिखेंगे तो K माइनस 273 बटा इसका अंतर 100 है तो 100 लिख देंगे। उसके बाद जब र्यूमर का लिखेंगे तो R माइनस 0 बटा इसका अंतर 80 है तो 80 लिख देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखा जाता है कि बराबर में ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाला से कटेगा और नीचे वाला हिस्सा नीचे वाला से कटेगा। यहाँ पर यदि हम चाहें तो अच्छा, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर भी हम काट सकते हैं कि यदि सेल्सियस में 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा C/100। इसके बाद यह हमारा रह जाएगा F माइनस 32 बटा 180। यहाँ पे हो जाएगा K माइनस 273 बटा 100 और यहाँ पे हो जाएगा R/80। यानी कि अब यहाँ पे यदि काट लिया जाए तो 1 0 से चारों का 1 1 0 कट जाएगा। और यदि 2 से काट दिया जाए तो 5 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 होगा। यानी कि अब इसको हम यदि आगे लिखें तो C/5
बराबर F माइनस 32/9, उसके बाद K माइनस 273/5 और R/4। यह हमारा आ गया ताप या तापमान के चारों पैमानों में संबंध। और इस पे एक नंबर का या 2 नंबर का भी क्वेश्चन जो होता है वह पूछा जाता है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। इसके लिए आप इस सूत्र को याद रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल कि यदि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री हो तो अन्य तीनों पैमानों में शरीर का ताप क्या होगा। यानी कि आइए अब हम इसको हल करके देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से। यदि आप ध्यान दिए हो तो इस सूत्र को आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसको आप समझे हो तो आसान है कि कहाँ से यह हमारा आया है। आइए अब हम हल करते हैं। एक ध्यान देने वाला बात है कि क्वेश्चन में सेल्सियस में मान दिया है, तो हम सेल्सियस वाले सूत्र को उठाएंगे और जिसका निकालना हो एक उसको रखेंगे। यानी कि यहाँ से यदि हम रख ले कि सेल्सियस/5 और फ़ारेनहाइट में यदि निकालना है तो यहाँ पे रख सकते हैं F माइनस 32/9। अब यह हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें हम मान अपना रखते हैं सेल्सियस का मान, यानी कि सेल्सियस में 37 दिया गया है, बटा में 5 हो जाएगा। उसके बाद F माइनस 32/9 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको तिरछा गुना करना है या आर पार गुना करना है। यानी कि जब हम इसको 9 से 37 में गुना कराएंगे तो 333 होगा। उसके बाद 5 को F में गुना कराएंगे तो 5F माइनस 5 को इसमें गुना करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 160। अब यदि आप ध्यान दें तो यह हमारा बराबर के दाहिने साइड माइनस में है, बराबर की जब बाएं तरफ इसको भेजेंगे तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी कि 333 प्लस हो जाएगा 160 बराबर 5F। और यहाँ पे 5 और F के बीच कुछ भी नहीं है, यानी कि गुना का चिन्ह होगा। इसको जब हम बराबर के इस तरह भेजेंगे तो यह भाग में हो जाएगा। यानी कि 333 प्लस 160 बटा में 5 बराबर F। यानी कि अब हम इसको यदि जोड़ लें तो 3 6 3 9 3 1 4 बटा 5 बराबर F। यानी कि अब हम इसको जब हल करेंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट में मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा फ़ारेनहाइट में मान आया वह 98.6 डिग्री आया। यदि आप लोग ध्यान देते होंगे तो जो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार को जांच करवाने के लिए, तो वहाँ पे शरीर का तापमान लगभग यही दिखाया जाता है। यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि है तो आपके शरीर में बुखार नहीं है, और यदि इससे बढ़ रहा है तो डॉक्टर बोलता है कि हम बुखार हो चुका है। आइए अब हम दूसरा निकाल कर देख लें। यानी कि यहाँ तो सेल्सियस में दिया गया था और फ़ारेनहाइट में निकाल लिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं केल्विन में निकाल कर। जब हमें केल्विन में निकालना हो तो सूत्र से हम सेल्सियस में यदि मान दिया है तो सेल्सियस का रखेंगे, और केल्विन में निकालना है तो केल्विन का मान रखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। यदि आप चाहें तो ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट का भी मान आ चुका है, इसको भी रहकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस का क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसी को रहकर हल करते हैं। आइए अब यहाँ पे देखा जाए, सेल्सियस का मान क्वेश्चन में है 37 बटा 5 और यहाँ पे हो जाएगा केल्विन माइनस 273 बटा 5। यानी कि और फिर यहाँ पे हम आर पार गुना कराएंगे। यदि आप चाहें तो यहाँ पे आर पार गुना करा सकते हैं और फिर गुना करा कर काटेंगे तो मान वही आएगा। और यदि आप इसको और आसान बनाना चाहें तो यहाँ पे आप बटा में दोनों के 5-5 है तो यहाँ पे 5-5 को ही काट दीजिए और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो गया 37 बराबर K माइनस 273। यानी कि यहाँ पे फिर हमारा 273 माइनस में है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि K बराबर हो जाएगा 37 प्लस 273, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 310 आता है। यानी कि केल्विन में मानव शरीर का जो तापमान आया वह 310 केल्विन आया। आइए अब हम नेक्स्ट देख देते हैं, एक और बचा हुआ है र्यूमर का मान। यानी कि अब हम सूत्र से उठाएंगे
सेल्सियस और र्यूमर के सूत्र को, यानी कि सेल्सियस में है C/5 और र्यूमर में है R/4। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है सेल्सियस में मान 37, तो 37 रख लेंगे बटा 5 और R/4। अब यहाँ पे नीचे से हमारा कटने वाला नहीं है तो आर पार गुना करा लेंगे, यानी कि यहाँ से गुना कराकर हो जाएगा 148 और ये हो जाएगा हमारा 5R। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 और R के बीच में तो गुना हो जाएगा, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि R बराबर 148/5 हो जाएगा। और इसको जब हम हल करते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 29.6 डिग्री। यानी कि यदि आप लोग ध्यान दें तो क्वेश्चन में यदि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में दिया था 37 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे निकाल दिया गया फ़ारेनहाइट में हो गया 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन और र्यूमर में 29.6 आ गया। अब इस पर यदि इसी प्रकार और भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ ताप या तापमान वाला। यदि इस प्रकार का आप क्वेश्चन देखें तो एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन है, उसको आप उठाकर हल करें। यदि आप इसको समझ चुके होंगे तो वहाँ पे आपका हल हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं ऊष्मा या ऊर्जा के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा या ऊर्जा, यानी कि यदि इसका परिभाषा देखें तो कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और उसका ही दूसरा रूप ऊष्मा होता है। यानी कि आप यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट पॉइंट में देख ले कि ऊर्जा का हमारा एसआई मात्रक जो होगा जूल होगा और सीजीएस मात्रक में ऊष्मा का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक में कैलोरी होगा। यानी इसको भी हम देख लें, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। अब यहाँ से हमारा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है पॉइंट, या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वह होता है कि ऊर्जा को कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऊर्जा जो हमारा होगा इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा और दूसरा हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी इसे के से सूचित किया जाता है, यानी कि इसका इंग्लिश में हो जाएगा कैनेटिक एनर्जी, जिसे के से सूचित किया जाता है, और इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे पी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र आता है 1/2 mv²। यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, जो लगभग बार बार पूछा जाता है और 2023 के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। और इसका हो जाएगा हमारा सूत्र mgh। यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दें तो 1/2 mv² में m हमारा द्रव्यमान हो गया और v वेग को दर्शा रहा है। यहाँ से और भी यह लाइन बनाया जाता है कि यदि हम द्रव्यमान को दुगना करें तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो गतिज ऊर्जा हमारा होता है ke, यह द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है। और जो नेक्स्ट हमारा है गतिज ऊर्जा जो होगा ये भी सीधा समानुपाती होता है वेग का। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम द्रव्यमान को दुगना करें तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह सीधा सीधा है तो गतिज ऊर्जा भी दुगना ही होगा। लेकिन जब हम वेग पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछता है
कि यदि वेग को दुगना किया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है v स्क्वायर है, इसलिए अगर दुगना पूछा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि वेग को 3 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह उसका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना बढ़ जाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि वेग को 1/2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाता है 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। और दूसरा हमारा है स्थितिज ऊर्जा। इसमें m जो है द्रव्यमान को दर्शा रहा है, g गुरुत्वीय त्वरण को और h ऊंचाई को दर्शाता है, यानी कि ये नॉर्मल होता है। इस पर आप यदि मान दे तो यदि दे देगा द्रव्यमान और ऊंचाई पूछ देगा, या ऊंचाई दे देगा और द्रव्यमान पूछेगा, जी का मान यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ऐसे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहां पे दिया जाता है कि जी का मान आप 9 यदि नहीं दिया गया है तो 9.8 रखिए, वरना दिया जाता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड रहकर आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इसका थोड़ा सा यदि परिभाषा देख लें, गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होगा। तो गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे यदि कह सकते हैं कि यदि कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उससे जो ऊर्जा मिला उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। यदि कोई यंत्र है और चल रहा है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। और यदि इसका परिभाषा देखें स्थितिज ऊर्जा का, तो हो जाएगा कि स्थिति या स्थित वस्तु के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब हम धनुष के तीर को खींच कर रखते हैं तो उसमें हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यह एग्जाम्पल है। और यदि ऊंचाई से जल को गिरने से पहले रोक कर रखा जाता है तो वहां पे भी हमारा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट और है, देख लेते हैं उसको। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा है कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी, यानी कि जो आप देखे थे ऊर्जा या ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कैलोरी उसका है मान। और यदि 1 कैलोरी बराबर देख ले तो ये होता है 4.186 जूल या 4.2 जूल लगभग होता है। उसके बाद है कि 1 किलो कैलोरी बराबर हो जाएगा 4186 जूल या लगभग 4200 जूल, या इसे अगर किलो जूल में चेंज करें तो 4.2 किलो जूल होगा। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर अब पहला जो है 9th का समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।